चलो। अभी इंटेंजिबल एसेट में हमने रिकग्निशन तक का पार्ट कवर किया था। अभी इंटेंजिबल एसेट का वैल्यू वगैरह बुक्स पे कितना रिकॉर्ड करना है वो पार्ट अपन कवर करते हैं। तो इंटेंजिबल एसेट मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी कि उसका कितना वैल्यू बुक्स पे रिकॉर्ड करना है। ये अपन अलग अलग कैटेगरीज में कवर करेंगे। पहला सेपरेट एक्विजिशन एक्सचेंज ऑफ असेट, एक इंटेंजिबल एसेट देके दूसरा ले रहे। पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, उस पर अगर इंटेंजिबल एसेट अगर आया तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे। गवर्नमेंट ग्रांट के थ्रू अगर इंटेंजिबल एसेट मिला तो कैसे रिकॉर्ड होगा। और इंटरनल जनरेटेड यानी कि हमने खुद इस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह करके अगर इंटेंजिबल एसेट क्रिएट किया तो उसका कॉस्ट कैसे आएगा। और उस पर दो, गुडविल और अदर इंटेंजिबल एसेट। अभी ये वाला अपन पार्ट ले रहे हैं, फर्स्ट वाला सेपरेट एक्विजिशन। सेपरेट एक्विजिशन में जैसे पीपी अपन एक्वायर करते हैं, वैसे अगर हमने इंटेंजिबल एसेट अगर एक्वायर किया, ठीक है, खरीदा किसी और कंपनी से, तो उस पर क्या क्या अपन ऐड लेस करेंगे। तो पहले आएगा परचेज कॉस्ट। ट्रेड डिस्काउंट अगर रहेगा तो माइनस करना है। जनरली इंटेंजिबल में ट्रेड डिस्काउंट वगैरह का कंसेप्ट नहीं आता है, लेकिन अगर रहेगा तो माइनस करना है। अगर कुछ रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस है तो वो अपन ऐड करेंगे। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऐड होगा। तुम लोग को मिलेगा कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल। तो परचेज कॉस्ट माइनस ट्रेड डिस्काउंट यानी कि नेट परचेज का कॉस्ट आ जाएगा। अगर रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस है तो अपने को ऐड नहीं करना है। सॉरी, नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस रहेगा, वो अपने को ऐड करना है। अगर वो रिफंडेबल है, जैसे अगर जीएसटी का इनपुट अगर तुम ले सकते हो, आईटीसी ले सकते हो, तो वो दोनों को लेना नहीं। लेकिन अगर सपोज वो रिफंडेबल नहीं है, सपोज इंपोर्ट किया, कस्टम ड्यूटी वगैरह पे किया और उसका आईटीसी वगैरह नहीं मिल रहा है, तो वो केस में तुम लोग उसको ऐड कर सकते हो। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट रहेगा। अब इस पे अपन आगे कवर करेंगे कि इस पे क्या क्या आ सकता है। तो अगर डायरेक्टली इन रिलेशन टू एक्वायरिंग द इंटेंजिबल एसेट अगर कोई कॉस्ट हमने इंकर किया है तो अपने को ऐड करना है। अब ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट पे क्या क्या आता है उसका एक लिस्ट अपन बना लेते हैं, तुम लोग साथ पे लिखते जाओ। पहले ये चार्ट लिखो, उसके नीचे ये लिखो, उसके नीचे कंटिन्यू करो।
हो गया क्या यहाँ तक? तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में ये कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयज बेनिफिट, यानी कि अगर कुछ अपने ही एम्प्लॉय के पास से अगर हमने कुछ काम करवाया और उसके लिए कुछ अगर हमने सैलरी या वेजेस वगैरह दिया इन रिलेशन टू इंटेंजिबल एसेट, तो वो तो लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई एक फॉर एग्जांपल अपना वेबसाइट वगैरह सपोज हमने परचेज किया। ठीक है, और वो वेबसाइट के लिए अपने ही आईटी के कुछ एम्प्लॉयज को उसको अपग्रेड करवाने के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो वो कॉस्ट उन लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वैसे सेम वे सेकेंड है प्रोफेशनल एंड लीगल फीस। अगर सपोज इंटेंजिबल एसेट एक्वायर करने के लिए कुछ प्रोफेशनल या लीगल ये लीगल बंदे को हमने हायर किया था और उसको अगर कुछ फीस वगैरह पे किया फॉर एक्वायरिंग इंटेंजिबल एसेट, तो वो भी दोनों का ऐड कर सकते हो। इस पे लाइसेंस वगैरह लेना रहता है इंटेंजिबल एसेट्स को, वो अपना आईपीआर के अंदर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर अपने को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो पेटेंट वगैरह अगर जो करवा रहे, तो वो अपने नाम पे रहना चाहिए, तो उसके लिए जो लीगल कॉस्ट वगैरह इंकर होगा वो सब तुम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ इनिशियल टेस्टिंग, अगर तो उन्होंने सॉफ्टवेयर वगैरह एक्वायर किया तो उस पर इनिशियल टेस्टिंग करना पड़ता है। अब सॉफ्टवेयर ऐसे नहीं कि सिर्फ वो अकाउंटिंग का ही सॉफ्टवेयर रहता है, ये कोई भी रह सकता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग का भी सॉफ्टवेयर आता है। तब जैसे ये एलजी जो अपने प्रोडक्ट्स बनाता है, जैसे अगर वॉशिंग मशीन अगर है उनका, तो उनका वॉशिंग मशीन का मेजर पार्ट जो है वो मशीन्स के थ्रू बनता है, रोबोट्स के थ्रू। ठीक है, तो वो रोबोट्स को रन करने के लिए पहले वो लोग को एक सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है जो कंप्यूटर में वो लोग इंस्टॉल करते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली उसका जो मशीन्स है, जो रोबोट्स है, वो काम करना स्टार्ट कर। ठीक है, तो प्रॉपरली एक जगह से एक पार्ट उठाने का, उसको पेंट करने का या फिर उसको आगे असेंबल करने का वगैरह, तो वो सब काम सॉफ्टवेयर खुद करेगा। तो इनिशियली जब ये लोग सॉफ्टवेयर एक्वायर करेंगे तो इनिशियली लोग ट्रायल रन करेंगे कि सब रॉबोट्स बराबर से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर वो इनिशियल ट्रायल रन में कुछ मिस्टेक आया कि कुछ जगह पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, कि वो पार्ट आया लेकिन ये जो मशीन है वो वहां पे पिकअप करने की जगह पे कहीं और पिकअप करने को ट्राई कर रहा है, यानी कि पार्ट पिकअप ही नहीं हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो लोग को सॉफ्टवेयर को री इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर उसको अमेंड करके बाद में री इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वो इनिशियल टेस्टिंग का जो लॉस वगैरह होगा वो भी अपन इंटेंजिबल में ऐड कर सकते हैं। तो टेस्टिंग का जो कॉस्ट है वो भी अलाउड है। अभी कुछ ऐसे कॉस्ट है जो अपने को लगता है कि वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। ठीक है, लेकिन उसको अपन ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग दे दो, द फॉलोइंग कॉस्ट आर नॉट अलाउड, द फॉलोइंग कॉस्ट आर नॉट अलाउड to be included to be included in intangible asset. इस पे देखो लिस्ट बनाना है। पहला, ट्रेनिंग टू स्टाफ फॉर न्यू टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग टू स्टाफ फॉर न्यू टेक्नोलॉजी। नंबर टू, लॉस ऑफ रिवेन्यू, लॉस ऑफ रिवेन्यू ड्यू टू शिफ्ट टू न्यू टेक्नोलॉजी, लॉस ऑफ रिवेन्यू ड्यू टू शिफ्ट टू न्यू टेक्नोलॉजी। कॉस्ट नंबर थ्री, कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, including advertising and promotions, including advertising and promotion. Number four, cost of conducting business in new location, cost of conducting business in new location. Number five, admin and general overhead,
नंबर 6, फाइनेंस कॉस्ट ड्यू टू डिफर्ड पेमेंट, finance cost due to deferred payment, that is that is interest। अब ये सब कॉस्ट को अपन इंटेंजिबल एसेट में ऐड नहीं कर सकते। पहला है ट्रेनिंग टू स्टाफ फॉर न्यू टेक्नोलॉजी। तो अभी पहले अपन फॉर एग्जांपल टैली में काम कर रहे थे, अभी अपन एसएपी पे आ गए, तो एम्प्लॉयज को तो एसएपी इनिशियली आते नहीं रहेगा, तो एसएपी का ट्रेनिंग देना पड़ेगा। वो ट्रेनिंग देने के लिए भी एसएपी के प्रोफेशनल्स आते हैं और वो लोग उसका अलग से पैसा चार्ज करते हैं। ठीक है, तो वो जो स्टाफ ट्रेनिंग का जो कॉस्ट है वो अपन इंटेंजिबल में ऐड नहीं कर सकते। यानी कि एसएपी खरीदने का कॉस्ट अपन ऐड करेंगे, लेकिन ट्रेनिंग का कॉस्ट अपन ऐड नहीं करेंगे। ठीक है। सेकेंड है लॉस ऑफ रेवेन्यू टू शिफ्ट टू न्यू टेक्नोलॉजी। अपन एक टेक्नोलॉजी से दूसरे टेक्नोलॉजी में शिफ्ट हो रहे हैं और इस पे इनिशियली थोड़ा सा डिसरप्शन रहेगा, क्योंकि अपन उतना यूज तो नहीं है, तो इनिशियली काम प्रॉपर नहीं होगा, तो अपन कस्टमर को अच्छा सर्विस दे नहीं पाएंगे, तो उस समय थोड़ा सा अपना रिवेन्यू वगैरह लॉस होगा। टेक्नोलॉजी नया है, एडॉप्ट करने को टाइम लगता है। ठीक है, तो इनिशियल जो लॉसेस होगा ड्यू टू रिडक्शन इन सेल्स अपना गिरेगा थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, तो वो यहाँ पे अपन ऐड कर सकते, सॉरी ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि ये ऑब्वियसली एसएपी में डायरेक्ट कस्टमर का कोई लिंक नहीं है, ये अपना इंटरनल वर्किंग है, तो एसएपी के लिए नहीं बता रहा हूँ। जैसे वो अगर सपोज हमने पैटेंट वगैरह एक्वायर किया और न्यू मशीन्स वगैरह लेके आए, ठीक है, और उससे अपन नया प्रोडक्शन सिस्टम पे जा रहे हैं, यानी कि पहले के प्रोडक्शन सिस्टम से हटके न्यू प्रोडक्शन सिस्टम पे जा रहे हैं, और तब भी जो लॉस ऑफ रेवेन्यू होगा कि जितना गुड्स बनना चाहिए उतना नहीं बन रहा है, तो मार्केट में प्रोडक्ट का डिमांड है लेकिन अपन वो उतना डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहे क्योंकि उतना प्रोडक्ट फास्ट नहीं बन रहा है, थोड़ा न्यू टेक्नोलॉजी में गड़बड़ हो रहा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल वो जेरोक्स वाले के पास अपन जाते हैं तो बहुत बार होता है ऐसा कि वो जेरोक्स वाला जेरोक्स के लिए डालता है और पेज बीच पे अटकेगा, बाद में वो मशीन खोल के पेज निकालेगा, वापस रीस्टार्ट करेगा। अब ये सब में क्या होता है कि जो कस्टमर्स लाइन में वहाँ पे खड़े हुए हैं जेरोक्स के लिए, उसमें से कुछ कस्टमर कंटाल के निकल भी जाते हैं कि अरे इसका तो बहुत स्लो चल रहा है। ठीक है, तो वो लॉस ऑफ रिवेन्यू। तो अगर तुम लोग न्यू टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हुए और उस पर अगर सपोज प्रोडक्शन सिस्टम डिस्टर्ब हुआ, तो वो तुम लोग का जितना रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन उतना तुम लोग बना नहीं पाओगे और उससे रिवेन्यू लॉस होगा, वो तुम लोग ऐड नहीं कर पाओ। ठीक है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, इस पर एडवर्टाइजिंग सेल्स प्रमोशन वगैरह ये सब तुम लोग ये अलाउड नहीं है। अब जैसे ये पीताम्बरी जो ग्रुप है, वो पीताम्बरी का मेन पाउडर का था। ठीक है, और वो पाउडर में सर ने कितने सारे नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, तो लोग एक एक करके या तो रिसर्च करके वो लोग वो प्रोडक्शन सिस्टम पहले सेटअप करेंगे खुद और बाद में वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करें। तो वो गुड़ पाउडर वगैरह सब लेके आए वगैरह, अब वो तो उनको तो पहले पास्ट एक्सपीरियंस था ही नहीं, क्योंकि वो लोग वो इंडस्ट्री के है ही नहीं। तो उन्होंने या तो रिसर्च किया रहेगा कि ये कैसे पॉसिबल है, प्रोडक्शन कैसे पॉसिबल है, या तो उन्हें डायरेक्टली कोई कंपनी रहेगा जो ऑलरेडी ये बिजनेस चलाता रहेगा, तो उस पर इसे टेक ओवर कर लिया। ठीक है, लेकिन कुछ भी हो जाए, अगर वो लोग नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और वो लोग उसको एडवर्टाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कॉस्ट उन लोग यहाँ पे इंटेंजिबल के कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन न्यू लोकेशन, अगर तुमने लोकेशन ही शिफ्ट किया, ठीक है, तो वो शिफ्ट करने के लिए जो दोनों को कॉस्ट इंकर होगा, वो दोनों को यहाँ पे अलाउड नहीं है इनटेंजिबल में ऐड करने को। बीएससी का अपना जो बॉम्बे का बिल्डिंग है, तो बीएससी का सर्वर वो लोग ने यहाँ पे वाशी लाइन में कई तो लोग ने शिफ्ट किया है, तो वो इतना बड़ा एक सर्वर वो लोग बना रहे, यानी कि अभी भी पूरी तरह वो रेडी नहीं हुआ है। तो वो ऑलमोस्ट कुछ 2-3 माले का बिल्डिंग है कि जो पूरा सर्वर रूम, इतना बड़ा सर्वर लोग बना रहे हैं कि एक साथ बहुत सारे ऑर्डर्स जो बीएससी में ट्रेड के टाइम पे आते हैं वो इजीली वो मैनेज कर पाए। यानी कि वो टाइम पे सिस्टम क्रैश नहीं होना चाहिए। अगर सिस्टम सपोज क्रैश हो गया जब भी लाइव ट्रेडिंग चल रहा है 9:15 से लेकर 3:30, ठीक है, और वो टाइम पे अगर सर्वर 5 मिनट के लिए भी बंद हुआ ना, तो करोड़ों का लॉस हो जाता है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे रहते जो इंट्राडे खेलते रहते, तो प्राइस कम पे था तभी वो लोग ने बाय कर लिया, अभी प्राइस बढ़ा, वो लोग सेल का ऑर्डर डालने को जा रहे, सिस्टम क्रैश हो।
ठीक है, तो सेल का ऑर्डर गया ही नहीं। अब सेल का ऑर्डर नहीं गया, 5 मिनट बाद सिस्टम वापस रीस्टार्ट हुआ, तब तक भाव गिर गए। अब वो बंदे को तो लॉस होगा, वो बंदे का तो कोई मिस्टेक भी नहीं है। और अगर ऐसे टेक्निकल ग्रीन अगर आते हैं तो वो केस में इन्वेस्टर्स वहां पे ट्रेड करने को नहीं आएंगे। और इसीलिए ये लोग को ये इंश्योर करना है कि जो वो लोग का सिस्टम है वो कुछ भी हो जाए, पावर फेलियर से लेके जो भी डिजास्टर हो सकता है, वो सभी के लिए वो लोग के पास एक डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम अगर अवेलेबल है, तो ही वो लोग सर्वाइव कर पाए। तो बीएससी ने पूरा बिल्डिंग वहाँ पे नया शिफ्ट किया, और वहाँ पे पूरा वो लोग जो अपना सर्वर का डेटा है वहाँ पे वो लोग शिफ्ट कर रहे हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और एक बार वो प्रोजेक्ट पूरी तरह हो जाएगा, बाद में बहुत सारे ऑर्डर वो लोग और ज्यादा एक साथ ले पाएंगे, क्योंकि वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया के जो बाकी के पॉपुलेशन है कि जो अभी तक शेयर मार्केट में एंटर नहीं हुए, वो बहुत ही जल्दी शेयर मार्केट में एंटर होना स्टार्ट करेंगे। तो क्राउड बहुत बढ़ने वाला है। और वो लोग का भी अभी तक डेरिवेटिव जो सेगमेंट था वो सिर्फ एनएसए पे था, बीएसए पे नहीं था। तो उन्होंने अभी डेरिवेटिव सेगमेंट भी स्टार्ट किया है, और जो एनएसए का डेरिवेटिव सेगमेंट था उससे अलग फीचर्स का डेरिवेटिव ये लोग लेके आए। तो जो एक्सपायरी डेट फिक्स है उसकी जगह पे उन्होंने अलग अलग वे से नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया, और वो भी काफी सक्सेसफुल हो रहा है। ट्रेडर्स उस पर भी ट्रेड कर रहे हैं। अभी एनएससी जितना ट्रेड उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग ये नए नए प्रोडक्ट्स को और आगे फ्यूचर में भी लॉन्च करने वाले हैं। तो पॉइंट ये है कि अगर सपोज वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होते हैं, ठीक है, तो शिफ्टिंग का जो कॉस्ट है वो इंटेंजिबल एसेट में ऐड नहीं कर पाए। ठीक है। नेक्स्ट है एडमिन एंड जनरल ओवरहेड। ये अगर तो उन्होंने कोई रेशियो वगैरह यूज करके अगर इसको इंटेंजिबल को चार्ज करने को ट्राई किया तो वो अलाउड नहीं है। और फाइनेंस कॉस्ट ड्यू टू डिफर्ड पेमेंट। अब जैसे फॉर एग्जांपल सपोज उन्होंने सॉफ्टवेयर एक्वायर किया या फिर वेबसाइट कंपनी का बनवाया, तो ये जो सॉफ्टवेयर जो बहुत कॉस्टली आते हैं, कभी कभी ये करोड़ों में जाते हैं। एसएपी का सॉफ्टवेयर कम से कम 8 से 10 करोड़ का है, तो बहुत कॉस्टली है ये। तो अगर सपोज तुमने एसएपी अपने कंपनी में इंस्टॉल किया और तुम्हारा कंपनी उतना बड़ा नहीं है, तो तुम लोग 8 से 10 करोड़ एक साथ पे नहीं कर पाओ। तो उन्होंने एसएपी कंपनी को बोला कि हम लोग सपोज 2-2 करोड़ 5 साल में पे करें, यानी कि टोटल 10 करोड़ होगा। तो एसएपी कंपनी बोलेगा कि अगर आप 10 करोड़ अब भी पे करोगे तो हम लोग 10 करोड़ देंगे। लेकिन अगर आप डिफर्ड पेमेंट सिस्टम फॉलो कर रहे हो, यानी कि इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो, ठीक है, तो ना 10 करोड़ से ज्यादा रहेंगे। तो सपोज 2-2 करोड़ के 6 इंस्टॉलमेंट, यानी कि टोटल 12 करोड़। ठीक है। तो जो 2 करोड़ एक्स्ट्रा लिया, दैट इज इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स, वो इंटरेस्ट को इंटेंजिबल में ऐड नहीं कर सकते। यानी कि तुम लोग को उसका कैश प्राइस जो है उसी को इंटेंजिबल एसेट में ऐड करना है। उसका जो एचपी प्राइस रहेगा, हायर परचेज प्राइस रहेगा, वो तुम लोग ऐड नहीं कर पाओगे। जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है वो कंपलसरी पीएनएल में जाएगा, इंटेंजिबल में नहीं जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट एक नीचे नोट लिखो। एनी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, एनी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑन इंटेंजिबल एसेट is also allowed to be capitalized, is also allowed to be capitalized subject to subject to recognition criteria to be satisfied, subject to recognition criteria to be satisfied. For following intangible asset, subsequent expenditure
कैन नॉट बी कैपिटलाइज। नंबर वन, ब्रांड्स। नंबर टू, मस्ट हेड्स। नंबर थ्री, पब्लिशिंग टाइटल्स। एक्चुअली पब्लिशिंग टाइटल्स और मास्टर्स एक ही रहता है। नेक्स्ट वन, कस्टमर लिस्ट। कस्टमर लिस्ट एटसेट्रा। अब ये मास्टर्स यानी जैसे अभी टाइम्स ऑफ इंडिया का, जो टाइम्स ऑफ इंडिया लिखने का वे है न्यूज़पेपर पे, ठीक है, तो वो उसका मास्टर्स में काउंट होता है। तो जो मैगजीन्स रहेगा या जो न्यूज़पेपर्स रहेंगे उसके जो टाइटल्स रहते हैं, ठीक है, उनका जो वे रहता है लिखने का, उसको मास्टर्स करके बोलते हैं। तो वो भी एक इंटेंजिबल एसेट है। तो कोई भी अगर नया मैगजीन अगर तुमने देखा या नया न्यूज़पेपर अगर देखा, तो तुम लोग वो लेने को तुरंत तैयार नहीं होगे। लेकिन अगर उसके ऊपर टाइम्स ऑफ इंडिया लिखा हुआ है तो तुम लोग वो ट्राई करोगे, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया का वो जो टाइटल है मास्टर्ड है, वो उसको प्रोडक्ट बेचने में हेल्प करता है। और इसीलिए वो लोग उसका डिजाइन कभी चेंज नहीं करते। तो जो फॉन्ट रहेगा, बोल्ड है, इटालिक्स है, तो वो सब चीज़ वो लोग एक ही सालों से फॉलो करते हैं, ताकि जब भी वो अपना आंख उसको देखेगा ऑटोमेटिकली अपने को वो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रोडक्ट है। ओके चलो अभी लोगोज अलग है, ब्रांड्स अलग है। लोगो बोला तो वो ट्रेडमार्क वगैरह में जाता है, ठीक है। तो ब्रांड्स यानी कि उन्होंने प्रॉपर एक ब्रांड वो लोग ने क्रिएट किया है, जिसके थ्रू लोग प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, ठीक है। ब्रांड्स नहीं है, ब्रांड। ब्रांडिंग बोलते हैं ना वो। ओके, क्वेश्चन नंबर वन देखो। Venus India Private Limited acquires a software in its for its internal use, costing rupees 10 lakhs. तो ये 10 लाख अपन कैपिटलाइज कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर का कॉस्ट है। द अमाउंट पेबल फॉर द सॉफ्टवेयर इज रुपीज 6 lakh इमीडिएटली एंड 4 lakh इन 1 year टाइम, ठीक है। तो डिफर्ड पेमेंट सिस्टम, अभी हमने वो पॉइंट लिखा तो उस पर अपन क्या बोल रहे हैं कि अगर उस पर इंटरेस्ट इंक्लूड है तो वो तो ना यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। जो 6 लाख अपन इमीडिएट पे करे वो अपन ऐड कर पाएंगे। 4 लाख का क्या करने का, 4 लाख एक साल के बाद पे करे तो उसको प्रेजेंट वाले पे लेके आने का। ऑटोमेटिकली प्रेजेंट वैल्यू कम रहता है। सपोज ये 4 लाख का प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है 3 लाख 80, तो 20,000 रुपया जो है वो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट में चला जाए। प्रेजेंट वैल्यू पे लाने का पर्पज ही वो है कि वो सेपरेट करता है इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। तो जो प्रेजेंट वैल्यू दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट और जो बाकी का है वो इंटरेस्ट अमाउंट। द अदर एक्सपेंडिचर इंकर्ड वेयर परचेज टैक्स 1 लाख। आगे कुछ दिया है क्या, परचेज टैक्स रिफंडेबल है या नहीं है, नहीं बोला है। तो यहाँ पे अपने को एजम्पशन करना पड़ेगा कि परचेज टैक्स रिफंडेबल है या नहीं है। अगर एज्यूम किया कि रिफंडेबल नहीं है तो ऐड कर सकते हैं, अगर रिफंडेबल है तो ऐड नहीं कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बोला नहीं है तो नॉन रिफंडेबल एज्यूम करते हैं, उसको भी इंक्लूड कर लेगा। ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइडेड 10% ऑफ अमाउंट पेएबल इन इनिशियल, ठीक है। यानी कि जो इनिशियली अपन पे कर रहे हैं 6 लाख, 6 लाख का 10%, ये अपने को ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना। एंट्री टैक्स 10% रिकवरेबल लेटर फ्रॉम टैक्स डिपार्टमेंट।
अब यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि रिकवरेबल है, तो ये इंक्लूड नहीं होगा। इसका मतलब कि अपन जो एज्यूम करे वो बराबर है कि परचेज टैक्स को ऐसा लिखा नहीं है। अगर वो भी रिफंडेबल रहता तो उसके भी ब्रैकेट में लिखते हैं वो लोग। लीगल फीस इंक्लूड कर सकते हैं। लीगल फीस होगा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल के लिस्ट में देखो, प्रोफेशनल एंड लीगल फीस है, ठीक है, तो वो इंक्लूड हो पाएगा। कंसल्टेंसी फीस फॉर इम्प्लीमेंटेशन, कंसल्टेंसी फीस प्रोफेशनल फीस में ही काउंट होगा ना। इम्प्लीमेंट करने के लिए ही कंसल्टेंसी अपन हायर करें, ठीक है, तो प्रोफेशनल फीस में ही ये काउंट होगा, तो ये भी इंक्लूड हो पाएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 10%, तो जो 4 लाख का है उसको 10% से डिस्काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। इनिशियल टेस्टिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी 25,000, नहीं। पहले तो तुम लोग एक काम करो, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का लिस्ट है ना, एक बार देखो, बाद में ये सम का आंसर दो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तुम लोग अंदाज से ऐसे ही आंसर दे रहे हो। तो इनिशियल टेस्टिंग कॉस्ट ये इंक्लूड कर सकते हैं। ट्रेनिंग को ट्रेनिंग कॉस्ट फॉर स्टाफ इन न्यू टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग नहीं आता। लॉसेज इनकर्ड बाय अदर पार्ट ऑफ द प्लांट शट डाउन ड्यूरिंग द टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग 25,000, ये नहीं आएगा, ठीक है। जो वावे एक पॉइंट लिखा है कि लॉस ऑफ रेवेन्यू करके, तो लॉस ऑफ रेवेन्यू वो पार्ट अपन इंक्लूड नहीं करते। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इंड एस 38, इंटेंजिबल एसेट्स। चलो तो एक टेबुलर प्रेजेंटेशन दे देंगे, पर्टिकुलर इन रुपीज क्या क्या ऐड करना है, वन बाय वन लिखते जाएगा। परचेज प्राइस, उसमें इमीडिएट पेमेंट 6 लाख, ये अपन इंक्लूड करेंगे। और डिफर्ड 4 लाख है, तो 4 लाख इंटू 10% का 909 आएगा। हाँ वो बाद में माइनस करेगा। कितना आ रहा है? ठीक है चलिए। परचेज टैक्स या पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट आएगा 6 लाख पे, कितना परसेंट है? 10, यानी 60,000। परचेज टैक्स ये नोट लिख देंगे अपन, 1 लाख, एज्यूमिंग नॉन रिफंडेबल। एंट्री टैक्स सिंस इट इज रिफंडेबल वो नहीं आएगा। लीगल फीस 87,000। कंसल्टेंसी फीस फॉर इम्प्लीमेंटेशन 1,20,000। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये हमने ले लिया। इनिशियल टेस्टिंग
95,000। ट्रेनिंग, ये नहीं आएगा। लॉसेस,